Hey everyone, this side Mona Yadav and welcome you all on online platform of class 24। तो हम लोग कर रहे थे टॉपिक एडवर्ब। आज एडवर्ब का पार्ट 4 होगा। कुछ रूल्स है, स्पेशली जो रूल है आज का है इन्वर्जन। इन्वर्जन में हम देखेंगे कि दो टाइप के हमारे पास इन्वर्जन होते हैं, एक पार्शियल और एक होता है इम्पार्शियल। तो इन सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे। आज जो ऑलमोस्ट एंडिंग होगी किसकी, एडवर्ब की। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी सेशन को, ठीक है। वेरी गुड। तो देखो, अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, अगर मैं किसकी बात करूं, फर्स्ट जो है मेरा रूल, वो क्या बोल रहा है मुझे, तो वो ये बोल रहा है यट और स्टिल अर्थ लगभग समान होता है। किसका अर्थ समान होता है? अगर मैं बोल दूं यट और मैं बोल दूं स्टिल, तो ये बोल रहा है कि दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, पर प्रयोग में फर्क होता है। पर अब अगर मैं इसका यूज करूंगी उसमें कुछ डिफरेंस होगा, और डिफरेंस कैसे होगा तो वो भी देखते हैं। यट का अर्थ होता है अब तक। यट का मतलब क्या होता है? अब तक। मैं जैसे बोल दूं यू हैव नॉट गेट रेडी यट, कि तुम अभी तक या अब तक तैयार भी नहीं हुए हो, तो उसका मतलब क्या होगा? अब तक। और वहीं अगर मैं बोलूं स्टिल, तो स्टिल का अर्थ होता है, स्टिल का अर्थ भी अब तक या अभी अभी होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि आई एम स्टिल गेटिंग रेडी फॉर द इवेंट, कि मैं अभी भी जो है इवेंट के लिए रेडी हो रही हूँ, यानी आई एम समथिंग डूइंग प्रोसेस विच इज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये चीज है, ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। स्टिल से किसी कार्य की या अवस्था कि कॉन्टिन्यूटी पर जोर डाला जाता है। देखो वही बात आ गई ना कि स्टिल का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस हो रही हो या कोई भी काम हो रहा हो, वो कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है। किस में हो रहा है? कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, वो रुका नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है कि मतलब अगर मैं बात करूं यट की, तो यट का मतलब अब तक, यानी कि वो काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और वहीं मैं स्टिल की बात करूं तो यानी कि कुछ ऐसी चीज जो कि क्या है, अभी प्रोसेस में है। ओके, अब मैंने जैसे बोला, पर यट में ऐसा नहीं होता है, फिर भी कुछ जगहों पर यट को स्टिल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फिर भी कुछ एग्जेप्शंस तो होते ही हैं। देखो, चाहे हमारी लाइफ की बात बता लो, चाहे हमारी स्टडीज की बात देख लो, तो हर एक चीज में कोई ना कोई तो एग्जेप्शंस होता ही है ना, कोई ना कोई अपवाद तो निकल के आता ही है। वैसे ही कुछ अपवाद ये भी है कि हम कहीं कहीं जगह जो है स्टिल की जगह येट यूज कर सकते हैं और येट की जगह स्टिल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है ये, कि अब तक के अर्थ में यट का प्रयोग नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही करना चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है कि जो यट है ना, यट एक नेगेटिव सेंटेंस है, या आप उसे इंटेरोगेटिव यानी आप क्वेश्चन वाले टेंस में यूज में ले सकते हो। मीन्स टू से यट इज नेगेटिव। यट क्या है? नेगेटिव है। और इसका प्रयोग हमेशा कौन से टेंस में यूज होता है? परफेक्ट टेंस में यूज होता है। अब परफेक्ट टेंस में यूज हो रहा है तो एक बार थोड़ी परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। किस टेंस में यूज होगा? परफेक्ट टेंस में। अब देखो, परफेक्ट टेंस है तो हर एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होंगे। एक तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, वहीं दूसरा मेरा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, और तीसरा मेरा क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास कितने पार्ट हो जाते हैं? हमारे पास ऐसे 3 पार्ट हो जाते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो प्रेजेंट की बात करूं, अगर परफेक्ट है तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, अगर सिंगुलर है तो हैव, प्लूरल है तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहीं अगर मैं पास्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैड, सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के लिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा? बस सब्जेक्ट विल या फिर शैल, और उसमें हमेशा हैव आता है, हैज नहीं आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये होता है परफेक्ट टेंस। ये क्या होता है भाई हमारा परफेक्ट टेंस? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये परफेक्ट टेंस होता है। तो ये क्या बोल रहा है हमेशा कि यट का यूज इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और वो सेंटेंस हमेशा कैसे होने चाहिए? तो सेंटेंस हमेशा हमारे परफेक्ट टेंस में होने चाहिए, चाहे फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, उससे कोई मैटर नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए,
फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ही हैज नॉट केम स्टिल, कि वो अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, मतलब कि यहाँ पे स्टिल का जो है यूज गलत है, तो मैं क्या यूज करूंगी, येट। क्या यूज करूंगी, ही हैज नॉट कम येट। यानी कि पहले ही देखो इसमें ये बोला था कि जब भी इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही होगी तो उसमें हम हमेशा किसका यूज करेंगे, येट का यूज करेंगे, ना कि स्टिल का, क्योंकि येट क्या है, येट हमारा है, क्या है येट हमारा, नेगेटिव। और वहीं उसके साथ हमने क्या बोलता है, परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। ही क्या है, सब्जेक्ट हैज, यानी कि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हैव यू नॉट स्टिल बीन टू मुंबई, हैव यू नॉट स्टिल बीन टू मुंबई, क्या तुम अभी तक भी मुंबई के लिए नहीं निकले हो। पहली बात तो यू आर है तो स्टिल का यूज तो बिल्कुल गलत है, तो क्या यूज करेंगे, हैव यू नॉट येट बीन टू मुंबई, क्या तुम अभी तक मुंबई के लिए नहीं निकले हो। आर ऑल ऑफ देम प्रिपेयर येट, कि वो सभी जो है अभी प्रिपेयर नहीं, आर ऑल ऑफ देम प्रिपेयर येट, कि सभी जो है अभी तक प्रिपेयर हो चुके हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये भी करेक्ट है बिल्कुल, कि अब तक का सेंस आ रहा है और इंटेरोगेटिव भी है, तो येट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, आई एम येट वेटिंग फॉर हर, कि मैं अभी तक उसका वेट कर रहा हूं, यानी दिस इज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, बस हमें तो इतना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया तो स्टिल चाहिए हमें, येट इसमें गलत है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं, येट का। किसका यूज लेते हैं, सॉरी स्टिल का, ना कि येट का। येट का यूज लेते हैं हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखो, वी हैव येट टू टॉक टू हिम, कि हमें जो है यहाँ पर बोल रहा है कि उनसे बात करनी चाहिए। अभी देखो करेक्ट है और यहाँ येट का अर्थ है स्टिल, ठीक है। वी हैव येट टू टॉक टू हिम, कि हमें उनसे बात करनी चाहिए। अब इसमें कॉन्टिन्यूअस का सेंस नहीं हो रहा है शो, ठीक है, तो इसमें येट और स्टिल दोनों का ही यूज सही माना जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि इसमें कॉन्टिन्यूअस का कोई सीन नहीं है, तो इसी वजह से येट को भी और जो स्टिल को, दोनों को इसमें सही माना जाएगा। ये था छोटा सा रूल। क्या बोल रहा था, येट तो उसके लिए यूज होगा जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होगा, वही अगर मैं बोल दूं कॉन्टिन्यूअस की कोई बात हो रही है तो आई हैव टू यूज स्टिल विद इट, ओके। इतना सा छोटा सा है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। किरण, मुझे पता है किरण को तो आ ही गया होगा, शी इज वेरी ब्रिलियंट। किरण, सनी, नवनीत, इन सबको आ गया होगा, दे आर टू गुड, ठीक है। पूजा को भी, और राधा तो आ ही नहीं रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल नंबर क्या बोल रहा है, लेट और लेटली एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। क्या बोल रहा है, लेट और लेटली बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि लेट, वैसे तो लेट भी एडवर्ब है और लेटली भी एडवर्ब है, बट डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। लेट का तो मतलब होता है देर से, और वहीं लेटली का मतलब होता है हाल ही। जैसे मैंने बोल दूं कि लेटली आई हैव विजिटेड टू माय ऑफिस, कि मैं अभी हाल ही में अपनी ऑफिस विजिट करके आई हूँ, और वहीं मैं बोल दूं आई हैव विजिट ऑफिस, आई हैव विजिट लेट टू माय ऑफिस, कि मैं अपनी जो है ऑफिस विजिट किया मैंने कैसे, लेट से। और लेटली बोल दूं कि मतलब अभी अभी बस करके ही आई हूँ, हाल ही में कोई भी चीज, ठीक है। वही ये बोल रहा है कि लेट का अर्थ होता है देर से या देर कर, और वहीं लेटली का अर्थ होता है हाल ही में। अभी देखो लेट का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों ही रूप में होता है। लेट कैन बी यूज एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बोथ। वही लेटली आपको पता है किसी भी हम एडजेक्टिव के पीछे ly लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। इतनी सी चीज आप लोगों को याद रखनी है और कुछ नहीं है। फिर देखो लेट का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों के रूप में होता है, पर लेटली का प्रयोग सिर्फ एडवर्ब के रूप में होता है, क्योंकि हमें पता है कि जिसके भी एंड में ly आ जाएगा दे ऑल बिकेम आर एडवर्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट लाइक लेट कमर्स, कि मुझे लेट कमर्स पसंद नहीं है, ठीक है। लेट मतलब कि जो लेट आने वाले हैं, जो देर कर आने वाले, तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल सही है। और ये कमर्स क्या है, हमारा नाउन, और वो नाउन की एक विशेषता बता रहे हैं, उसकी एक आइडेंटिटी बता रहे हैं कि वो कैसी कमर्स है, लेट कमर्स, तो इसलिए वो हमारा ये किसका काम कर रहे हैं यहाँ पे ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं।
इतना हुआ क्लियर? आई डोंट थिंक सो दैट यू गाइस हैव एनी डाउट, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ। क्वेश्चंस के जो है मैं बना के लाई हूँ, उनका फॉर्मेट भी बहुत इजी है, तो आपको कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, वही मैंने बोला द ट्रेन हैज अराइव्ड लेट, कि ट्रेन जो है लेट आई है। अराइव्ड कैसे? लेट अराइव्ड। ठीक है, तो एक वर्ब को कौन क्वालिफाई कर सकता है? एक वर्ब को जो है एडवर्ब ही क्वालिफाई कर सकता है, इसलिए जो लेट है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, ना कि एडजेक्टिव। नेक्स्ट है माई लेट फादर वॉज फॉन्ड ऑफ शूटिंग, कि जो मेरे लेट फादर थे, यानी कि उनके फादर अभी है नहीं, वो उनको क्या था, उनके ऊपर शूटिंग का बहुत त्योहार था, उनको बहुत पसंद थी शूटिंग करना। ठीक है, काफी लोग होते हैं ना जिनको शूटिंग, भाई रईस लोग जो होते हैं उनको शूटिंग करना पसंद होता है, क्योंकि हम जैसों के पास तो ना तो राइफल ना कट्टे, और वो भी मिल जाए तो गोलियां कहाँ से लाएंगे ढा ढा करने के लिए। ठीक है, तो देखो माई फादर तो यहाँ पे क्या है, मेरा नाउन है, और फादर कैसा, लेट फादर, तो यहाँ पे लेट क्या कर रहा है, हमारा काम एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है यहाँ पे, मेरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को इसमें कोई भी जो है दिक्कत नहीं हो रही होगी, और कुछ है तो मुझे बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है हमें। अभी देखो हमने लेट का देख लिया, लेट का मतलब होता है देरी से या देर तक। ठीक है, और उसको हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, हम उसे एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। बट वहीं अगर मैं ये बोलूं लेटली, तो लेटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में। लेटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में, यानी कि बस जस्ट, मैं जस्ट होके ही आई हूँ। लेटली आई हैव विजिटेड माई ऑफिस, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि जस्ट आई हैव विजिटेड माई ऑफिस, तो हाल ही में दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब ये देखिए here late is an adjective and it means not alive। देखो वो उसने बोला था ना, he is my that my late fathers loves to do shooting, तो इसमें क्या था, my father is my नाउन, और किसी नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो फादर कैसा, लेट फादर, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिप्लाई सो लेटली, कि तुमसे इतनी ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि तुम लेटली जो है रिप्लाई करो, यानी हाल ही में रिप्लाई करो, नहीं, इसका मतलब है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं लगा सकती कि तुम लेट रिप्लाई करो, तो ये लेटली नहीं होगा, यहाँ पे लेट यूज होना चाहिए। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। नेक्स्ट पे देखते हैं, द रोबरी टुक प्लेस लेटली एट नाइट, कि जो चोरी हुई थी लेट नाइट को हुई थी, यानी देर रात को हुई थी, तो लेटली नाइट थोड़ी ना होगा, लेट नाइट, हाल ही की रात में थोड़ी ना बोलेगा, यही बोलेगा देर रात को हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हैव यू रीड एनी नोवेल लेटली, ये करेक्ट है कि तुमने हाल ही में कोई नोवेल पढ़ा है क्या, वो पूछ रहा है। जैसे हम पूछते हैं ना, ओए तूने अभी रिसेंट में कोई नोवेल या कोई बुक पढ़ी है क्या, तो उस केस में जो है यू कैन यूज लेटली इंस्टेड ऑफ रिसेंट और जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका यूज लेटली का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, हैव यू सीन एनी मूवी ऑफ लेट, कि तुमने कोई लेटेस्ट मूवी देखी है। इसमें कहने का मतलब है कि जो हाल ही में, जो करंट में रिलीज हुई है, तो उसमें तो लेट का सेंस गलत है, तो इस सेंस में आप लोगों को लेट यूज नहीं कर सकते हो, यू हैव टू यूज लेटली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई हैव नॉट रीड द बुक लेटली, कि मैंने हाल ही में कोई बुक नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ये अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बता रहा है, करंट कंडीशन के बारे में बता रहा है। इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट टाइम, तो टाइम की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है लेटली का यूज। नेक्स्ट देखो, ही हैज रिटर्न फ्रॉम चेन्नई लेटली, कि वो हाल ही में जो है चेन्नई से आया है, यानी ये भी सही है। यहाँ पे जो है लेटली का यूज बिल्कुल सही है कि वो हाल ही में चेन्नई से लौट के आया है। तो देखो इसमें हम लेटली की जगह रिसेंटली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेटली का मतलब ये होता है हाल ही में, और रिसेंटली का मतलब होता है कि हाँ हो चुका है, एक दो दिन हो चुका है। ठीक है, रिसेंटली आया, और लेटली का मतलब होता है एट द स्पॉट। ठीक है,
और ये देखो, यदि वाक्य एफर्मेटिव तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो लेटली की जगह रिसेंटली का ही प्रयोग उचित होता है। अब देखो, ही क्या है मेरी सब्जेक्ट, हैज प्लस रिटर्न क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यानी ये क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट हो तो इसने साफ बोला है कि लेटली की जगह हमें क्या यूज करना है, वी हैव टू यूज recently instead of lately when we have present perfect tense, यानी कि if we have subject plus verb, subject plus has plus verb की थर्ड फॉर्म, तो हमें उसके साथ हमेशा क्या यूज करना है, lately की जगह recently यूज करना है। ओके ओके, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट हो तो एनीवन कैन आस्क फ्रॉम मी, आज या कल कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है रूल नंबर 18 नहीं हुआ, आई थिंक इट विल बी रूल नंबर 20 तक तो हमने कर लिया था, 2 और कर चुके हैं, इट मीन्स इट्स योर रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 है, तो मेरा रूल नंबर 23 क्या बोल रहा है, तो आइए देखते हैं। यदि एडवर्ब का प्रयोग टू और वर्ब के बीच में हुआ हो तो स्प्लिट इंफिनिटिव कहा जाता है और यह अशुद्ध माना जाता है, मतलब कि गलत माना जाता है। अशुद्ध मीन्स टू से इनकरेक्ट। कई बार इतनी हिंदी भी हजम नहीं होती है ना इंग्लिश के बीच में, तो उसको इनकरेक्ट माना जाता है। एडवर्ब को इन्फिनेटिव के पहले या बाद आवश्यकता अनुसार लिखते हैं। अब देखो, पहली बात तो इसमें ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इन्फिनेटिव इज। इन्फिनेटिव देखो, पहले ही हमने देखा था कि इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि उसमें आ रहा हो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वही ये चीज बोल रहा था कि अगर टू प्लस वर्ब के बीच में कोई एडवर्ब आता है, उसके बीच में कोई क्या है, अगर इसके बीच में कोई एडवर्ब माना जाता है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर रहा है, यानी कि उसको तोड़ रहा है, तो इसलिए ये गलत माना जाएगा। और ये कहना चाह रहा है कि हम कभी भी किसी इन्फिनेटिव के बीच में एडवर्ब को नहीं रख सकते हैं। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। कुछ दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बता ही इतने आराम से रही हूँ कि कभी भी कोई इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई भी एडवर्ब नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अगर ऐसा हो गया तो एडवर्ब इन्फिनेटिव जो है वो टूट जाएगा, और इन्फिनेटिव टूट जाता है तो एडवर्ब का यूज वहां करना बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। किसी का घर तोड़ के हम घर नहीं बसा सकते अपना, कुल मिला के बात ये है। अगर वो इन्फिनेटिव का घर तोड़ के एडवर्ब उसके बीच में जा रहे हैं ना, तो एक गलत है, ठीक है। देखिए फिर क्या है कि एडवर्ब को इन्फिनेटिव के पहले या बाद में आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। हम उसे घर नहीं तोड़ने दे सकते, वो चाहे तो उसके पहले आ जाए या उसके बाद में आ जाए। इट डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेटमेंट, कि जो भी सेंटेंस है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या तो आगे आ जाए वो पहले आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसका अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला I request you to kindly grant me a leave for 3 days, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मुझे 3 दिन की लीव दे दीजिए। अब देखिए, I request you to kindly, to क्या है मेरा to, वही grant क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसके बीच में kindly आ रहा है तो ये तो गलत है ना, तो मैं क्या बोलूंगी इसे, या तो मैं बोल दूं I request you kindly to grant me leave for 3 days, क्योंकि काइंडली मेरा क्या है एडवर्ब, तो एडवर्ब किसके बीच में नहीं आना चाहिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसको गलत माना जाता है, क्योंकि इसको गलत माना जाता है। ओके, ए भगवान मम्मी। नेक्स्ट देखो, दिस वॉज अनेबल यू टू क्विकली मैनेज दिस सिचुएशन, कि ये जो है तुम्हें अनेबल करता है, यानी कि अवेयर करता है कि क्विकली जो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ओके, तो इसमें देखो, दिस विल अनेबल यू टू क्या है, टू प्लस मैनेज, ये मेरी क्या है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट इसके बीच में क्विकली आ रहा है जो कि गलत है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, दिस विल अनेबल यू टू मैनेज क्विकली द सिचुएशन, ठीक है।
ऐसे, या तो आप इसको पहले लगाओ एडवर्ब को इन्फिनेटिव से, या उसके बाद में लगाओ। आप जो है स्प्लिट नहीं कर सकते हो, आप तोड़ नहीं सकते हो इन्फिनेटिव को। ये जो चीज है बस आप लोगों को याद रखनी है, और इस रूल में कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो ऐसा हो हार्ड हो, जो आप लोगों से याद ना हो रहा हो, बस छोटी सी याद रखनी है कि हमें किसी का घर नहीं तोड़ना है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक, जैसे हम इंसान दूसरे इंसान का घर तोड़ना गलत माना जाता है, वैसे ही एक रूल जो है दूसरे रूल का घर तोड़ के अपना घर नहीं बना सकता है, ठीक है। क्योंकि घर तोड़ना तो पाप है, और पाप तो पाप है, चाहे कुछ का भी पाप हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रूल क्या बोल रहा है, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, ट्रीट, डिस्क्राइब, डिफाइन, व्यू, डेपिक्ट, पोर्टली, नो आदि शब्दों के साथ एज का प्रयोग होता है। यह हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ लिया था कि कुछ ऐसे वर्ब्स जिनके साथ एज एडवर्ब का यूज होगा, और फिर इसके बाद हमने कुछ ऐसे वर्ब्स पढ़े थे जिनके साथ एज वर्ब का कभी भी यूज नहीं होगा, जैसे नेम, अपॉइंट, ये सारे, ठीक है। तो देखो, साइंस हैज बीन डिफाइंड एज ए स्टडी ऑफ नेचर, और इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि ये जब भी पॉइंट आएंगे हमेशा ये कौन से टेंस में आएंगे, परफेक्ट टेंस में। ये भी किस में आएंगे, परफेक्ट टेंस में। तो ये देखो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि साइंस को हमेशा क्या कैसे डिफाइन किया गया है, स्टडी ऑफ नेचर के फॉर्म में। फिर वही आई एडवर्टाइजमेंट डिपिक्ट स्मोकिंग एज ग्लैमरस एंड अट्रैक्टिव, कि मैंने एडवर्टाइजमेंट किया कि स्मोकिंग जो है काफी ग्लैमरस है और अट्रैक्टिव है। एडवर्टाइजमेंट वाले तो कुछ भी कर देते हैं, है ना, जैसे वो पान मसाला, सुपारी मसाला, केसर, उसको कुछ भी बहुत अच्छा बना के 3 लोगों से ऐड करे ना, सलमान खान, अजय देवगन और शाहरुख खान, तो मतलब एड इज लाइक एड, वो कुछ भी कर सकते हैं, अच्छी चीज को बुरा बना सकते हैं, बुरी चीज को अच्छा बना सकते हैं। इट्स डिपेंड अप टू देम कि वो क्या शो करना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू मेक यू सी, कि वो क्या दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर ये देखो, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, कि मैं उसे कैसे मानता हूँ और कैसे ट्रीट करता हूँ, अपने भाई की तरह, कैसे ट्रीट करता हूँ, अपने भाई की तरह, ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नेम, इलेक्ट, क्राउन, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज आदि ऐसे वर्ब है जिनके साथ हम कभी भी एज का यूज नहीं कर सकते, यानी कि दिस रूल, दीज टू रूल्स हैज बीन रिपीटेड विद अस, ठीक है। तो ये रूल्स हमारे साथ रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें कल का याद दिला रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं पढ़ने में, ठीक है ना। फिर देखिए, रंजीत वॉज इलेक्टेड एज ए सेक्रेटरी ऑफ आवर क्लब, कि रंजीत कैसे इलेक्ट हुआ, एज ए सेक्रेटरी ऑफ आवर क्लब, हमारे क्लब के सेक्रेटरी के रूप में रंजीत इलेक्ट हुआ। तो देखो, इलेक्ट के साथ एज का यूज आना गलत है, ठीक है। हमेशा ये क्या होगा, रंजीत वॉज इलेक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ आवर क्लब। तो ये चीजें होती है ना छोटी छोटी, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जामिनर अक्सर जो है ऐसी ही गलतियां बनाता है, और जो आप लोगों को क्या लगता है कि सही है और आप उसको सही करके आ जाते हो, और गलती तो बल्कि उसमें होती है, ठीक है। अक्सर हम बोलते हैं कि ही इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ही इज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ आवर सोसाइटी। तो ये सारी चीजें हैं जिनके साथ हम हमेशा एज का यूज करते हैं, जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है, और ग्रामेटिकली गलत है तो गलत है ना, बट यूज करते ही हैं हम इनको ऐसे। अब हम किसी को बोल तो सकते नहीं कि रुक, इलेक्ट के साथ एज नहीं आता, नेम के साथ एज नहीं आता, क्योंकि लोग हमारा ही मजाक बनाते हैं। जो सही होगा, ग्रामरियन होगा, जिसने कुछ पढ़ा होगा, वो तो बोलेगा कि रोके, हाँ भाई तूने सही बोला है। बट हम किसी ऐसे कोई बोल दें, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट होती है, बट अगर हम उनके ध्यान से सुने तो उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे लोगों को समझाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है लीला सैमसन इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट डांसर इन इंडिया, की जो लीला सैमसन है उसको क्या बेस्ट डांसर कंसिडर किया जाता है। अब वही बात होगी, कंसिडर ऐसा वर्ब है जिसके साथ कभी भी एज नहीं आता, तो हम क्या बोलेंगे, लीला सैमसन इज कंसिडर्ड द बेस्ट डांसर इन इंडिया, ओके। वी हैव टू रिमूव एज विथ दीज वर्ड्स, ठीक है, ओके।
तो ये हो गए हमारे कुछ रूल्स। अब आएगा नेक्स्ट रूल, और ये जितने भी रूल्स है ना, इसको आप एक बार घर जाके अच्छे से रिवाइज किया करो। फिर क्या किया करो, कॉपी में इन्हीं रूल से रिलेटेड खुद से एग्जाम्पल लिखा करो, खुद से एग्जाम्पल बनाया करो, ठीक है ना। तो ऐसे करोगे ना तो आप लोगों को चीजें और क्लियर होंगी, चीजें और निखर के आएंगे आप में से। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो कोई भी चीज हो प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है ना। चाहे वो कुछ ही हो, चाहे आपकी डांस हो, चाहे आप कोई डायलॉग प्रैक्टिस कर रहे हो, सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हाँ एवरीथिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करोगे तो निखर के आओगे, ठीक है ना। अब देखिए फिर क्या है, सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब अपने होते हैं इज एम आर, ठीक है, वॉज वर, हैज हैव, डू डज, ये अपने ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। मैं लिख देती हूँ, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, हैड, डू डज, डिड, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी, ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ये बोल रहे हैं सो प्लस कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब देन सब्जेक्ट। तो इस कंस्ट्रक्शन का प्रयोग एफर्मेटिव वाक्य के बाद तब किया जाता है जब दोनों सब्जेक्ट एक ही काम से जुड़े होते हो। यहाँ सो का अर्थ भी होता है तथा सो के बाद ऑक्सिलरी के फॉर्म का निर्धारण यानी सिंगुलर या फिर प्लूरल उसके बाद आए सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इस ऑक्सिलरी के टेंस का निर्धारण इसके पूर्व आए क्लोज के प्रमुख वर्ब के टेंस पर निर्भर करता है। अब ये क्या बोल रहा है, सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट मैंने बोल दिया, तो इसका कंस्ट्रक्शन हमेशा एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब होता है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो इंटेरोगेटिव नहीं है, ठीक है, उसके लिए किया जाता है, ठीक है। सो का यूज किस लिए होता है, सो का मतलब होता है कि भी, मतलब कि जैसे हम बोल दें कि दिस इज इंक्लूडेड सो दैट यू कैन फाइंड अ गुड मैजिक और गुड मैच फॉर ईच अदर, कि इसलिए किया गया है ताकि आप दोनों का सही से मैच भी हो सके, ओके। तो ये हमेशा इनके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब आती है वो किसके ऊपर आती है, वो उसके सब्जेक्ट के ऊपर आती है, कि सब्जेक्ट की जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, ठीक है। तो टोटल ये सब किस पे डिपेंड करेगा, आपके सब्जेक्ट पर। आपको पता ही है हर एक चीज किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। कि उसका वर्ब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आती है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है। और इसमें हमेशा क्या होगा, कोई भी एक या तो सब्जेक्ट होगा उसकी दो जुड़ी हुई चीजें होगी, जैसे ही इज गुड इन डांसिंग एंड सिंगिंग, तो ऐसे करके एक ही चीज की या तो दो विशेषता होगी, अगर दो अलग अलग चीजें होंगी तो उसकी अलग अलग विशेषता या कोई कॉमन चीज होगी, ओके, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। जैसे इसने बोला यू आर ए टीचर एंड सो एम आई, कि तुम एक टीचर हो इसलिए मैं भी एक हूं, आई के अनुसार एम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अभी देखो यू आर ए टीचर एंड सो, अब देखो ये कौन से वाले सब्जेक्ट के नजदीक है, आई के नजदीक है, तो आई के हिसाब से एम हमने यूज लिया है, क्योंकि आपको पता है आई एक एक्सेप्शन केस है जो कि हमेशा एम लेता है, वो अपने साथ और कुछ भी नहीं लेता है, हमेशा एम लेता है, ओके। इतना हुआ क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ही प्लेस क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेलता है, एंड सो डज माई ब्रदर, और इसीलिए जो है मेरा भाई खेलता है। माई ब्रदर, माई ब्रदर क्या है भाई, यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। डज क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि डू के साथ एस और ई एस आ रहा है, इट मीन्स इट इज सिंगुलर, ओके। माई ब्रदर के अनुसार डज का प्रयोग हुआ है, इतना हुआ क्लियर। नेक्स्ट देखो इसी का बी पार्ट क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ये बोल रहा है नाइदर नॉर प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट। पहले तो क्या था स्ट्रक्चर, सो प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, बट अब इसकी जगह क्या है, नाइदर या नॉर। नाइदर नॉर प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, इस कंस्ट्रक्शन का प्रयोग नेगेटिव वाक्य के बाद तब किया जाता है जब दोनों सब्जेक्ट एक ही काम कर रहे हों। देखो ये जो सो का यूज तो पॉजिटिव चीज के लिए था, वहीं अगर इसमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चीज की बात हो रही होगी तो उस चीज में मैं क्या करूंगी, तो उसमें मैं नाइदर या नॉर का यूज करूंगी, ठीक है। और इसमें हमेशा क्या होगा कि एक ही सब्जेक्ट के दो काम हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला
नाइदर ही इज प्लेइंग नॉर ही इज स्टडिंग, ना ही तो वो खेल रहा है ना ही वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक ही पर्टिकुलर इंसान की दो चीजें हो रही हैं और नेगेटिव कंस्ट्रक्शन को शो कर रहा है, और जो है हमेशा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें भी आएगा क्या, वर्ब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्या नाइदर का अर्थ भी नहीं होता है तथा नाइदर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म का निर्धारण सिंगुलर होगा या प्लूरल उसके बाद आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इस ऑक्सिलरी की टेंस का निर्धारण इसके पूर्व आए क्लोज के में प्रयुक्त वर्ब के टेंस पर निर्भर करेगा। तो वही बात है कि सब कुछ डिपेंड होगा सब्जेक्ट के ऊपर। इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन योर वर्ब विल बी प्लूरल, इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन ऑटोमेटिकली योर verb will be singular। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे इसने यहाँ पे लिखा है कि गोलू डज नॉट राइट वेल एंड नाइदर या नोर डू आई। ना ही तो गोलू सही से लिखता है और ना ही मैं सही से लिखता हूँ। अरे गोलू नाम से याद आया, वो है ना फैमिली फिटनेस, अरमान खान की दो बीवियां, मतलब कुछ भी उन लोगों ने, मतलब कितना गंदा इंसान है, फर्स्ट से ऑलरेडी लव मैरिज की, देन ऑल्सो उसे दूसरे से प्यार होगा, डेफिनेटली वो तीसरी और चौथी भी लेके आएगा, और उसकी हरकतों से लगता भी है। द वे ही यूज्ड टू पोस्ट पिक्चर विद अदर एक्टर्स, उससे एवरीथिंग इज क्लियर कि उसकी लाइफ में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ जितनी हो सकती हैं उतनी होंगी। मतलब क्या है, और देखो इन लोगों ने कितने, दे हैव मल्टीपल चैनल्स, अपने उनके मल्टीपल चैनल से यूट्यूब पे हो, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे स्नैपचैट हो, और दे हैव मेनी, और यू कैन से दे हैव मिलियन सब्सक्राइबर ऑन एवरी चैनल। तो देखो हम जैसे कितने पागल लोग हैं, हम वैसे बहुत पागल लोग हैं, बहुत पागलों वाली हरकत करते हैं बेवजह। दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है, इन चीज़ों में ताका झाकी करने में हम लोगों को बहुत आनंद आता है, इसीलिए तो हम उस जैसे पागल लोगों का हम वो देखने जाते हैं, और उनसे, और हमेशा उनसे कुछ इंस्पायर होके आते हैं, तुम्हें ये भी पता है लोग, और उससे लिखते हैं भाई आप ये बहुत अच्छा करो, ये अच्छा, बकवास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है रूल आपका, डिनाई, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, बोथ, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, लिस्ट। ये सारे क्या हैं, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं, दे ऑल आर नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड है तो ये यही कहेगा इनके साथ जो है नेगेटिव कोई भी एडवर्ब का यूज नहीं होगा, क्योंकि एक सेंटेंस में एक बार ही नेगेटिव चीज आ सकती है। यू कांट यूज डबल नेगेटिव इन अ सिंगल सेंटेंस, ठीक है। दूसरे पार्ट में यूज कर सकते हो बट नॉट इन द सेम पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट फॉरबिड माई सिग्नेचर, उसने मना कर दिया, ये पूरा एक अलग सेंटेंस है। ये क्या लगे बीच में, दैट कंजंक्शन, ठीक है। फिर दैट कंजंक्शन लग गया। अब ये देखो आगे क्या बोल रहा है, दैट ही हैड नॉट फॉरबिड माई सिग्नेचर, उसने मना कर दिया कि उसने मेरा सिग्नेचर कॉपी नहीं किया। अब देखो फॉरबिड का मतलब भी मना कर देता है और करना होता है, और नॉट का मतलब भी मना करना होता है। अब दो नेगेटिव चीजें नहीं हो सकती है ना, इसलिए हम नॉट को काट देंगे और क्या बोलेंगे, ही डिनाइड, उसने मना किया, दैट कि ही हैड फॉरबिड माई सिग्नेचर, कि वो मेरे सिग्नेचर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, नोट को रिमूव करना है, क्योंकि फॉरबिड का मतलब खुद ही होता है मना करना, यानी ना उसमें ऑलरेडी आ रहा है, मीन्स टू से नॉट उसमें ऑलरेडी आ रहा है, तो हम डबल जो है नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल ही डिनाइड दैट ही नॉट फॉरबिड माई सिग्नेचर। नेक्स्ट है संगीता फॉरबिड मी नॉट टू गो देयर, संगीता ने मुझे मना किया वहां जाने के लिए। अब फॉरबिड आ रहा है तो यू कांट यूज नॉट विद द सेम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट है जॉट इट डाउन, जॉट नहीं है, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, लीस्ट यू शुड नॉट फॉरगेट इट, ताकि तुम उसको जो है भूल ना पाओ। लीस्ट का मतलब ऐसा नहीं हो कि तुम उसको भूल जाओ। तो देखो इसमें भी ना आ रहा है और फिर नेगेटिव नोट में भी ना आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नोट को रिमूव करेंगे। अब देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है अपना इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इन्वर्जन का अगर हम असली मतलब देखें तो उसका मतलब होता है उल्टा, किसी भी चीज को उल्टा कर देना। अब आप बोलोगे मैम ये उल्टा सीधा क्या बोल रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सुनो, अगर मैं एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी, सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करूं, तो उसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है कि मेरे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है,
बट अगर जहां पे इन्वर्जन हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है, अगर कहीं पे भी इन्वर्जन हो रहा है तो उसमें उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा, फिर पहले वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की जगह ये स्ट्रक्चर बन जाती है जब भी इन्वर्जन होता है। ठीक है, इतनी सी चीज है जो आपको याद रखनी है। एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा एग्जैक्टली कि इन्वर्जन क्या होता है, कब होता है, क्यों करते हैं, और इन्वर्जन जब होता है तो एक सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, तो देखो इन्वर्जन, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। देखो फर्स्ट लाइन यही लिखी है इसकी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की थी कि इन्वर्जन का मतलब होता है कि वर्ब को पहले लिखना। किससे पहले लिखना? सब्जेक्ट से पहले लिखना। सब्जेक्ट से पहले रखते हैं हम किसको? वर्ब को। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करना ही इन्वर्जन होता है, चाहे वो आपका मेन वर्ब हो, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो। ठीक है, मेन वर्ब तो आपको पता ही है, कुछ भी हो सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, अगर हमारे सब्जेक्ट से पहले हैं, अगर किससे पहले हैं? सब्जेक्ट से पहले हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है इन्वर्जन, उल्टा। ठीक है, अब देखो कुछ एडवर्ब्स या एडवर्बल फ्रेजेस या एडजेक्टिव को एम्फेटिकली जोर देने के लिए, व्यक्त करने के लिए वाक्य की शुरुआत में इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। अभी बोल रहे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, क्लोजेस होते हैं, वो क्या करते हैं? एक इम्पैक्ट बनाते हैं, एक जोर बनाते हैं एक सेंटेंस पे, और जब भी वो आगे आ जाते हैं सेंटेंस के, हमेशा हम वहां पे क्या करते हैं? इन्वर्जन कर देते हैं। तो जैसे हार्डली, स्कैर्सली, नेवरली, सेल्डम, रेयरली, ये कुछ ऐसे क्लोजेस या वर्ड्स होते हैं जो कि हमेशा एक सेंटेंस पे क्या बनाते हैं? प्रेशर बनाते हैं। या फिर आप बोल दो नो सूनर देन, जैसे मैंने बोला नो सूनर, तो हमने पहले देखा था ना कि हार्डली और स्कैर्सली के साथ क्या देखा था हमने? जब भी हार्डली या फिर स्कैर्सली आएगा तो उसके बाद हमेशा व्हेन आएगा। क्या आएगा? व्हेन आएगा। फिर मैंने बोला कि अगर मेरे सेंटेंस में कभी भी नो सूनर आए, क्या आए? नो सूनर, तो उसके बाद हमेशा देन आएगा। बट आपका एग्जामिनर आपका टेस्ट लेता है और आपको उल्टा लिख देता है दोनों में, और जो कि गलत होता है और आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, तो ये चीजें कुछ होती है इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो क्या बोल रहा है? नो सूनर डिड ही गो टू टच हर फीट देन शी हग्ड हिम, कि जैसे ही वो उसके पैर छूने गया उसने उठा के उसे हक कर लिया। ठीक है, तो नो सूनर डिड ही। अब देखो नो सूनर, अगर नो सूनर नहीं होता ना तो ये क्या होता? ही डिड हाउ टू टच हर फीट, तो ये ऐसे होता। बट अब नो सूनर है यानी नेगेटिव आ गया, तो इससे क्या होगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या? पहले वर्ब आएगी, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, और फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। और नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है? देन। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दिक्कत लायक ये कोई चीज है ही नहीं। वही मैंने बोला नॉट टिल ही गेट होम, कि जब तक वो घर नहीं आ जाता, डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वॉलेट, कि जब तक वो घर नहीं आ जाता उसे पता नहीं चलेगा कि उसने अपना वॉलेट भी गुम कर दिया है। हम लोगों को कई बार हो जाता है ना कि जब मार्केट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, हमारी कोई चीजें भूल जाती हैं, छूट जाती है किसी ना किसी शॉप पे, और वो ये हो जाता है कि हमारे बाद में किसी फैमिली या नॉन को मिल जाती है, और फिर वो पीछे से बात करते हैं कि उसे ना जब तक घर नहीं आएगा उसे ये आइडिया नहीं होगा कि उसने ये अपनी ये चीज गुम कर दी है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें बात हो रही है। नॉट क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसलिए हमने पहले जो है इसमें टिल क्या है? इसका मेन वर्ब, तो पहले टिल लिखा है फिर ही लिखा है। ठीक है, यानी कि पहले वर्ब लिखा है देन हमने लिखा है इसका सब्जेक्ट। ओके, अब देखो नॉट बाय टॉलिंग एंड मोलिंग, ओनली बाय टॉलिंग एंड मोलिंग कैन यू गो प्लेस इन योर लाइफ, कि क्या आप टॉलिंग और मोलिंग से ये हर एक जगह पे जा सकते हो। टॉलिंग और मोलिंग एक फ्रेज है, इसका मतलब है हवा में उड़ना या हवाई बातें करना। ठीक है,
अब देखो इससे भी क्या है, ये भी नेगेटिव फ्रेज है क्योंकि ना ही आप पूछ सकते हो ना ही हम बातें कर सकते हो, तो नेगेटिव है तो कैन जो कि वर्ब है पहले आ रहा है और यू जो कि सब्जेक्ट है बाद में आ रहा है। वही ये चीज बोलेगा इसके एक्सप्लेनेशन में कि ऊपर दिए गए तीनों सेंटेंस सीरियल वाइज नो सूनर देन नॉट ओनली बाय शुरू हो रहा है, यानी कि एडवर्बल फ्रेज है और तीनों वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब जो कि डिड, डज और कैन है और इन्हीं सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया गया है एडवर्बल फ्रेज प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, और ये प्रयोग ही क्या कहलाता है, हमारा इन्वर्जन कहलाता है। कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाए या फिर एडवर्बल फ्रेज आ जाए उसके बाद क्या आए, वर्ब और फिर आए सब्जेक्ट, वही क्या कहलाता है, हमारा इन्वर्जन कहलाता है, शब्द स्पष्ट शब्दों में और छोटे शब्दों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि इन तीनों वाक्य में आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, देखो ही नो सूनर बाउड टू टच हर फीट देन शी हग्ड। अब देखो ही इसमें आगे लिख दिया ना तो इसके बाद वर्ब आ गया, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग नहीं हो रही है, किससे नहीं हो रही है, स्टार्टिंग नहीं हो रही है मेरे इन्वर्जन से, इसमें भी जो है इन्वर्जन से स्टार्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए ये भी सही है और ये भी। अब हम देखेंगे कि इन्वर्जन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो पार्शियल इन्वर्जन होता है और एक कंप्लीट इन्वर्जन होता है। तो इसमें देखते हैं पार्शियल और कंप्लीट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो देखो पार्शियल इन्वर्जन में सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है, मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, यानी अगर जैसे मैंने बोला कि राम इज डूइंग हिज होमवर्क, तो मैंने उसको मुझे इन्वर्जन करना होगा तो मैं क्या बोलूंगी, हार्डली इज राम डूइंग हिज होमवर्क, यानी कि मैंने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को तोड़ के उसके बीच में क्या रखा है, सब्जेक्ट। ठीक है, सेल्डम डज वन हियर अ गर्ल से सॉरी, कि क्लियरली किसी ने सुना होगा अगर किसी एक लड़की ने सॉरी बोला हो, तो देखो सेल्डम डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हियर क्या है, मेन वर्ब, और इन दोनों के बीच में हमने वन क्या लिख दिया है, सब्जेक्ट। ठीक है, वैसे ही नेवर हैव आई विटनेस सच अ फैंटास्टिक रेडिडेशन। ठीक है, ऐसे ही है ये। अब चलते हैं उस पे कंप्लीट इन्वर्जन पे। कंप्लीट इन्वर्जन का देखते हैं क्या फंडा है। जब ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब या मेन वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं तो उसे कंप्लीट इन्वर्जन बोलते हैं, यानी कि जब उस केस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब ना हो और डायरेक्ट सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट इन्वर्जन। जैसे हियर कम्स द बस, कि अब बस आ गई है। आई ओपन द डोर एंड स्टूड सूजी all covered him in mud, all at the gate is standing your paramour। तो इन देखो इन सभी में एडवर्बल फ्रेज और एक्सप्रेशंस के साथ ही जो है इन्वर्जन्स का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर एडवर्बल फ्रेज और एक्सप्रेशंस है। seldom, no sooner, hardly, only yesterday, scarcely, only last Monday, rarely, only the day before yesterday, never, only then, only when, on this way, only by, या उसके साथ कोई भी वर्ब के ing फॉर्म, ऑन, नो अकाउंट, नो वेयर, नो अनटिल। ये कुछ ऐसे फिक्स्ड एडवर्बल फ्रेज है जिनके बाद हमेशा इन्वर्जन होता है। नॉर, बाय नो मीन्स, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, एट नो टाइम, ऑन अ हिल, रूफ, टेबल और बेड, आउटसाइड द गेट, रूम और हाउस, round the corner, under the table, tree or sky, a few miles beyond the pasture, temple or field, along the northern frontier, well, road or river. So plus adverb of manner, neither, upstairs, so, downstairs, here, there, out of, away, indoors, outdoors। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, टेबल्स हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो ये सारा है छोटा सा आपका, और फिर इसके बाद मैंने दिए इसके क्वेश्चंस जो आपके होंगे होमवर्क में। ये सीट आपको जो है अपलोडेड मिल जाएगी अपनो राजस्थान क्लास 24 टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आपको ये शीट डाउनलोड करनी है और अपना होमवर्क करना है और मुझे बताना है। और जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो बेझिझक आके मुझसे नेक्स्ट डे पूछना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, बाकी करेंगे कल। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।